देखो, सो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इन दोनों में क्या फर्क है? एटॉमिक मास मतलब डबल ऑफ एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या होगा? वो जेड, जो जेड से एक्सप्रेस होगा वो एटॉमिक नंबर होगा। तो द मासेस ऑफ एटम्स न्यूक्लियाई आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, जो कि कार्बन से हम लोग कन्वर्ट करते हैं डिवाइड बाई 12 करके। तो मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइड बाई 12 करेंगे तो ये एक वैल्यू आ जाएगी। अब इसी को हम लोग 1 एटॉमिक मास बोलेंगे। इतनी बड़ी यूनिट को क्या बोलेंगे? किलोग्राम वाली ऐसा यूनिट को। इन शॉर्ट जैसे 1 डजन को हम लोग 1 टन है, 1 टन है, 1 टन कितना? 1000 किलो के बराबर होगा ना। तो ऐसे एक शॉर्ट में बोल रहे हैं हम लोग कि इतना ग्राम को एक एटॉमिक मास बोलेंगे इन वेरी शॉर्ट, ठीक है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? अब यहाँ पे किलोग्राम में नहीं बोल रहे हम लोग, इसका एटॉमिक मास में बोल रहे हैं। यहाँ पे किलोग्राम दिख रहा है क्या? नहीं। तो हमने इसको एक यूनिट बदल दी, प्लेटफॉर्म बदल दी है। तो प्रोटॉन कितना है? इतना 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 एटॉमिक मास है। न्यूट्रॉन कितना है? इतना 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 एटॉमिक मास है। एंड इलेक्ट्रॉन कितना? इतना 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 एटॉमिक मास है, ठीक है ना। समझिए। बाद में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस में रहता है, न्यूट्रॉन के पास रहेगा, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो यही बात है, प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड बाय द बॉम्बार्डिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन नाइट्रोजन एट अकॉर्डिंग विद द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन दी गई है और ये सारी चीज़ हमने पहले ही करा दी है। अभी चेन रिएक्शन क्वेश्चन हम कराएंगे। तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस क्या रहने वाला है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होगा, प्रोटॉन में चार्ज होगा, और उन्हीं दोनों को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। दोनों को मिला के न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कॉल्ड मास नंबर। तो अब ये जो मास नंबर है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर आता है मास नंबर, ठीक है ना। तो इन जनरल मास नंबर हमेशा बड़ा होगा एटॉमिक नंबर से। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन। तो मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, न्यूट्रॉन की गिनती आ जाएगी, है ना। दोनों मिलाकर मास नंबर हो रहा है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन न्यूक्लियर व्हेन ए इज इक्वल टू जेड। बस हाइड्रोजन में ही बराबर होते हैं क्योंकि उसके प्रोटॉन का वैल्यू 1 ही होती है, तो 1 1 बराबर हो जाता है। A nuclear X is expressed as this much. This is Z. That is for atomic number and A is the atomic mass. मास मतलब न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन को तो लाने ही नहीं बीच में, क्योंकि न्यूक्लियस की बात हो रही है, न्यूक्लियर की बात हो रही है, तो अंदर डेफिनेटली कौन कौन है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो याद रखना, ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो या फिर ऐसे भी। ये एलिमेंट है, एक्स इज योर एलिमेंट। एंड आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन, इसका मैंने याद करने का तरीका बताया था कि द न्यूक्लाइड्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। सेम क्या है इसमें? एटॉमिक आइसोटोप, ठीक है। द न्यूक्लाइड हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। इसको याद करने वाला तरीका बताया था किस तरह प्रोनाउंस करके आपको इसको याद करना है, ठीक है। द न्यूक्लाइड हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर ए माइनस जेड करने पर सेम सेम नंबर आ रहा है हर एक का, ए माइनस जेड करने पर, ठीक है ना। एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर माइनस कर सेम नंबर आ रहा है, मतलब कि न्यूट्रॉन से वो न्यूट्रॉन निकलता है ना ए माइनस जेड से, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोन। तो न्यूट्रॉन आइसोटोन, मतलब जिसके न्यूट्रॉन बराबर आइसोटोन बोलते हैं, ठीक है। आइसोटोप, पी आर पी, मतलब पी मतलब प्रोटॉन, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, प्रोटॉन सेम है। अगर आइसोटोप पी फॉर प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन सेम होना, मतलब पी से प्रोटॉन याद रखो, मतलब एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर सेम होना। तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम, मतलब आइसोटोप पी फॉर प्रोटॉन। तो इस तरीके से याद कर सकते हो। बट यहाँ पे देख लो, द न्यूक्लियाइड हैविंग सेम मास नंबर सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। ए सेम है ना, ए सेम है लेकिन जेड अलग अलग है, तो बचा हुआ आइसोबार हो जाता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो आप लोग। 2 का बता दिए, तीसरा वाला खुद ही बचा कुछ आ जाएगा। मास एनर्जी कितनी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, मतलब बताया कि एनर्जी के पास भी मास होता है, एक पॉइंट में आके एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। हाउ? एम इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर, है ना। ई बाई सी स्क्वायर, मतलब एनर्जी से मास आ रहा है कि नहीं आया। यही एक काफ़ी फेमस इक्वेशन है आइंस्टाइन की। तो मास एम इज इक्वल टू एनर्जी इज गिवन बाई दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस मच स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द वैक्यूम। एनर्जी इक्वल टू 1 किलोग्राम कितनी हो जाएगी?
तो अगर 1 किलोग्राम मास की हमें एनर्जी निकालना है कि 1 किलोग्राम में, अगर 1 किलोग्राम मास को अगर हम लाइट की स्पीड से भगाएं तो उसका कितनी एनर्जी होगी? तो मास में 1 किलो डालना सी और वैल्यू निकाल लेना, आ जाएगी इतनी। ठीक है, सी का स्क्वायर है, राइट है। नेक्स्ट, नाउ सी, ये जूल में आ गई। तो एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, अगर एटॉमिक मास यूनिट में तो बदलना इज इक्वल टू mc स्क्वायर है इन किलोग्राम में। तो किलोग्राम में अगर तुम्हें एटॉमिक मास में बदलना है तो इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया करो। ये देखो, ये मास है, ये सी है, स्पीड ऑफ लाइट। भाई एक एटॉमिक मास इज इक्वल टू हाउ मच? 1.6605 इंटू 10⁻27 था। देखो ना, यही है ना 1 एटॉमिक मास। ये 1 एटॉमिक मास इतने सी के बराबर है ना। तो 1 एटॉमिक मास के पास कितनी एनर्जी होती है? 1 एटॉमिक मास के पास कितनी एनर्जी होती है? तो भाई इज इक्वल टू mc स्क्वायर तो हमें मालूम ही है। m की जगह एक एटॉमिक मास डाल देना, दैट इज व्हाट, दिस मच, इंटू सी स्क्वायर कर देना। 3 ले लो, 2.99 या 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, फाइनली ये आ जाएगा। देखो यहां से आता है भाई कि अगर हम एक एटॉमिक मास की एनर्जी निकालें तो दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी। तो हमने जूल को किसमें बदल दिया? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दिया। 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करके। ठीक है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे डिवाइड कर दिया, -13 क्यों लिखा हुआ है? तो हम लोग क्या करेंगे अब? जूल, ये आंसर आया था एक्चुअली में, हम mc स्क्वायर किया था, एक एटॉमिक मास को एनर्जी में बदला था। तो जूल को हम किस में बदल लेंगे अब? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो डिवाइड किसे करेंगे? 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, लेकिन उसको मिलियन में बदल लेना। मिलियन बदलने के लिए कितने बार पीछे जाओगे? 6 बार पीछे जाओगे। 6 बार। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मिलियन में जा रहे हो, मिली में नहीं। ठीक है, तो हाँ वही ना, ये आ गया, पहले ये आ जाएगा 9.31 इंटू 10⁸ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर 10⁶ से नीचे डिवाइड कर देना, पीछे 2 बचेगा। तो 9.31 इंटू 10⁻², तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 931 मिलियन आ जाएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज मास डिफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, बोर हो रहा है क्या? लेक्चर बोरिंग तो नहीं लग रहा है? चेहरे से लग तो रहा है तुम्हारे। मास डिफेक्ट बताओ क्या था मिस्टर अर्श? मास डिफेक्ट आपको नहीं आ रहा है? तो बाइंडिंग एनर्जी होती है न्यूक्लियस और प्रोटॉन जो आपस में बंधे हुए हैं, तो उसमें यानी कि अलग अलग जब आप वेट करोगे तो वजन कुछ और आएगा। जब साथ में मिलाकर, यानी कि जब आप न्यूक्लियस का वेट करोगे तब वेट अलग आएगा। तो जो फर्क रहेगा वेट का, उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। सो इट इज ऑब्वियस द मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स, दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द डिफरेंस ऑफ मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। सो वो जो फर्क है कि एक साथ हमने, जैसे नहीं आपने ना वेट किया, एक एक एप्पल का, 4 एप्पल का वेट कर रहे हो, लेकिन एक एक एप्पल का अलग अलग वेट किया, 200 ग्राम 200 ग्राम 200 800 ग्राम है। लेकिन साथ में वेट किया, एक ही बार में मशीन में रखा, 800 ग्राम होना चाहिए, 800 ग्राम नहीं आ रहा, 750 ग्राम आ रहा है, तो 50 ग्राम है, वो क्या है? मास डिफेक्ट है। ठीक है, वो मास कहाँ चला जाता है? वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में बांधने में चला जाता है। ठीक है, so delta m is equal to mass of nucleons, that is proton and neutron minus mass of nucleus। तो न्यूक्लियॉन्स मतलब अलग अलग हम वेट वजन कर रहे हैं, और मास ऑफ न्यूक्लियस मतलब पूरा न्यूक्लियस मिलाकर वजन कर रहे हैं। अलग अलग में वजन ज़्यादा आ रहा था, लेकिन जब एक साथ रखा तो वजन
कम आ रहा, तो वही तुम्हारा मास डिफेक्ट है। वो मास जो डिफेक्ट है वो बाइंडिंग एनर्जी में यूज होता है। दिस मास डिफेक्ट इज इन फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, जो एनर्जी को बांध, भाई जो चेन रिएक्शन होता है, जो फिजन होता है, यही बाइंडिंग एनर्जी तो रिलीज होती है। तो विच इज रिस्पॉन्सिबल बाइंडिंग द न्यूक्लियन इनटू स्मॉल न्यूक्लियस। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू, क्योंकि एनर्जी है दैट इज डेल्टा एम सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों का फर्क ही देखेंगे, दैट विल बी योर बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे फुल एम नहीं लेना है न्यूक्लियॉन्स का, न्यूक्लियॉन्स का एम प्लस न्यूक्लियस का मास और न्यूक्लियॉन्स का मास, अलग अलग मास था, और जो डेल्टा एम है वो लेंगे, ठीक है। और पर न्यूक्लियॉन क्या हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी, तो एटॉमिक मास से भाई डिवाइड बाई ए कर देंगे। व्हाट इज ए हियर, योर एटॉमिक मास। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके 20 लोग थे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके कितने लोग थे, 20 लोग थे। तो 20 लोग का वजन की बातें हो रही थी यहाँ पे। अब एक का पर न्यूक्लियॉन या पर न्यूक्लियॉन का वजन देखेंगे तो डिवाइड बाई 20 कर दो, डिवाइड बाई ए कर दो, करेक्ट है ना। कि मास पर पीस मास डिफेक्ट कितना हो रहा है पर पीस, है ना। ऐसे ओवरऑल मास डिफेक्ट आ रहा है ना, जैसे मैंने बताया कि ऐसे 800 ग्राम आ रहा था, फिर 750 ग्राम आ रहा था, जैसे 10 लोग थे, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मिला के 10 लोग थे। वो 10 लोगों को अलग अलग वेट कर रहे थे तो 800 ग्राम आ रहा था, अलग अलग वेट करने में टोटल 800 ग्राम आ रहा था। जब उनको बांधा तो 750 ग्राम आने लगे, एक साथ जब तराजू में रखा 750 ग्राम आने लगा, तो 50 ग्राम मास डिफेक्ट आ गया। लेकिन कितने लोगों का आया, 10 लोगों का आया, है ना। एक का कितना आ रहा है तो डिवाइड बाई 10 कर देंगे, तो डिवाइड बाई ए कर देंगे यार। तो ये चीज़ें तो दोबारा मतलब पढ़ाई चुके हैं डिटेल्स में। बाद में बाइंडिंग एनर्जी का देखो, पर न्यूक्लियॉन विद मास नंबर वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी है कि जितना ज़्यादा मास नंबर बढ़ता जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पहले तो बढ़ेगी, अच्छा जैसे मास नंबर बढ़ेगा, मास नंबर बढ़ना मतलब, मास नंबर बढ़ना मतलब ओवरऑल न्यूक्लियॉन्स का मास बढ़, मतलब मास नंबर दैट इज ए, दैट इज द प्रोटॉन नंबर, ए इज द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ऐसे न्यूक्लियॉन भारी अगर होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, जैसे यूरेनियम चले गए तो बड़े बड़े चले गए तो देखो 240 तक क्या है ना। तो इसे बढ़े जाए तो बाइंडिंग एनर्जी शुरू में अच्छी बढ़ी, लेकिन बाद में ग्रेजुअली कम होने लगी। तो ये ग्राफ है। फिर न्यूक्लियर रिएक्शन आपको पता ही है, बाद में देखो क्वेश्चन आंसर में आते हैं, क्योंकि चैप्टर डिटेल्स में हो चुका है, इसलिए दोबारा मैं डिटेल्स में नहीं करा रहा हूँ। व्हाट इज मीन, तो मोस्टली इसमें चेन रिएक्शन के क्वेश्चन आते हैं, एक आध न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो ज़्यादातर थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो आइसोटोप की बात हो रही, टोप पी फॉर प्रोटॉन, तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, प्रोटॉन याद रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, पी हो गया ना। ये देखो हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, दैट इज एटॉमिक नंबर जेड मतलब प्रोटॉन, याद रखो, जेड मतलब प्रोटॉन याद रखो। तो आइसोटोप टोप फॉर प्रोटॉन, तो हैविंग सेम एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप। तो वही यहाँ पे आपको बताना है आइसोटोप का मतलब, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यार कुछ भी सिग्निफिकेंट या कुछ भी पूछे पहले तो फॉर्मूला मार दो, पर की बात हो रही ना, तो जस्ट डेल्टा एम सी स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, डिवाइड बाई ए करना पड़ेगा, डिवाइड बाई ए करना पड़ेगा। फुल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रखना है, ये बस सोचो कि चलो बाद में फिर से लेक्चर देखेंगे। तो फुल जितना भी आप लोग का माइंड में जितना ज़्यादा आप अलर्ट और जितना ज़्यादा आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो करो, कोशिश करो कि यार ये आखिरी चांस है सीखने का, मैक्सिमम सीख लें। यही चीज़ अगर आप लोग स्कूल में करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें सीख कर आते हैं ट्यूशन में। स्कूल में सोचा है ट्यूशन में कर लेंगे, ट्यूशन में पढ़ा रहे सोच रहे यार चलो लेक्चर तो रिकॉर्ड हो रहा है, चलो बाद में भी कर सकते हैं अभी। तो फुल टू फुल यहाँ पे माइंड लगाओ। तो कितने बार आया यार ये, अभी आया 2021 व्हाट इज, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है, न्यूक्लियस क्या है, बांध के रखता है, बांध के रखता है, ये तो बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियस बांध नहीं तो टूट जाएगा ना। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस सिग्निफिकेंट स्टेबिलिटी, हायर इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द मोर इज स्टेबिलिटी। तो यूरेनियम जैसे लोगों को बांधने के लिए काफी बाइंडिंग एनर्जी लग रही है ना, काफी बाइंडिंग एनर्जी लग रही है ना यूरेनियम के न्यूक्लियस को बांधने के लिए। शॉर्ट टाइप ये कौन सा था, प्रीवियस ईयर के लिए। प्रीवियस क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन यार बड़ा इजी होता है, प्लेन पेज दे दो मुझे। सॉरी लेकिन पेज हम यूटिलाइज पूरा करेंगे, घबराना नहीं।
नहीं भैया, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रजिस्टर थोड़ी ना है, चिट्ठी में काम हो जाएगा। किसमें काम हो जाएगा? चिट्ठी में, चिट्ठी में छोटे छोटे पीसेस में, तो कागज के देखो। हाँ, तुम्हें एक चैन रिएक्शन दिया हुआ है B11, यहाँ पे 5 प्लस H, ऐसे पहले एलिमेंट नाम दो, यहाँ 1, यहाँ ऐसे दे दो या ऐसे दे दो, मेरा हम तो कंफर्टेबल ऐसे देने में होते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन 4BE 4 कहाँ लिखा हुआ है? तो कि ध्यान रखना, इधर 4 होना मतलब मल्टीप्लाई होता है, फिर ओवरऑल 4 एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है ना। फिलहाल तो 4 नीचे है, वो उसका ये दिखा रहा है एटॉमिक नंबर ऊपर, नीचे दिखा रहा है एटॉमिक नंबर ऊपर, एटॉमिक मास ये 8, ठीक है। प्लस करके समथिंग है, कह रहा समथिंग में समझो x मान लो यहाँ पे, यहाँ बताओ क्या है और यहाँ बताओ क्या है। ऊपर वाले को, ऊपर वाले से हम लोग ये करेंगे, ब्लू पेन लाओ, लीनियर इक्वेशन ब्लू पेन लाओ यार, और नीचे वाले से यानी एटॉमिक नंबर को एटॉमिक नंबर से ये करेंगे, एटॉमिक मास को एटॉमिक मास से लीनियर इक्वेट कर देंगे। देखो चलो पहले किसकी बात करें, एटॉमिक नंबर की बात करें। चलो तो 5 + 1 से रिएक्ट हुआ तो क्या क्या निकला, 4 निकला, 4 निकला, और यहाँ पे नहीं पता, यहाँ मान लो ए माना है हुआ है, ठीक है। 4 + 1 तो लिखा ही नहीं यहाँ पे 1, ठीक है ना। किसका पूछा था, ठीक है चलो। तो 6 और 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि बेरिलियम ना, ये बेरिलियम में ये जो कुछ एक अननोन एक और जो रिएक्ट होकर आया था कुछ एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 4 और 2 में यहाँ 2 डाल समझो, 4 और 2 में, ठीक है ना। चलो अब ऊपर का पकड़ लो, 11 + 1 = 8 + b, यहाँ पे b लेट किया है, b लेट कर लिया, तो ये हो जाएगा 3 आ जाएगा, सॉरी 12 था, 4 आ जाएगा, ठीक है। 8 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो जो x एलिमेंट बना है या जो रिएक्शन से रिलीज हुआ है, उसका जो एटॉमिक मास होगा कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। मतलब 2 और 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो आपको करना है, कैसे बन रहा है ये कैसे पता चला? अच्छा ठीक है ना। तो अब ये 2 और 4 किसका ये कॉन्फ़िगरेशन है, बस इसी तरह से यहाँ पर दिया है 1 1 और प्लस समथिंग, कोई एक चेन है, ठीक है ना। इसको हम लोग लेट कर लेंगे, बाद में ये न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो के बारे में मैंने बताया था, जो एनर्जी भी रिलीज होती है वो छोड़ दो, वो एनर्जी फॉर्म है। यहाँ पे देखो, तो क्या करेंगे पहले ऊपर, चलो पहले ऊपर का ले लें। तो जैसे 1 प्लस नहीं है, सिर्फ 1 और यहाँ पर और कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट रिएक्ट है, तो क्या चेन ये हुआ है और निकला है 0n1 = ऊपर का हम क्या ले रहे हैं, एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, ZA। तो 1 = 1 आया, प्लस यहाँ पे हमें नहीं पता है, तो इसको क्या मान लो आप, कैंसिल है, x मान लो, और x के ऊपर एक a और b लेट कर लो, यहाँ पे x लेट करो, इधर ले लो a, इधर ले लो b, तो 1 + a ले लें, ठीक है ना। 1 + a, a = 0 आ रहा है ना, उधर जाके माइनस होगा ना। इसके बाद देखो इधर का ले लो, 1 + 0, एटॉमिक नंबर देख लो बॉटम वाले, तो 1 + 0 नहीं, सॉरी 1 = क्योंकि यहाँ पर चेन बन गई ना, यहाँ पे और कुछ नहीं है,
यहाँ पर देखो 0 प्लस बी है ना, 0 प्लस बी, तो बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो क्या बन रहा है, एक्स में ऊपर 0 आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है, ये आ रहा है ना, ऐसा बन रहा है एलिमेंट। तो एलिमेंट किसका होता है बताओ, ये बीटा का होता है। भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना, 1 होता है ना, 1 होता है। तो बीटा का याद रखना एटॉमिक मास 0 होगा और नीचे एटॉमिक नंबर 1 होगा। तो इस तरह बाकी आप रिएक्ट करा लोगे ना भाई, 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 17 प्लस समथिंग, तो निकाल लेना वो समथिंग क्या है। ठीक है, इसे 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 प्लस समथिंग, वो निकाल लेना क्या है। ठीक है, हाइड्रोजन का मालूम होना चाहिए, हीलियम का मालूम होना चाहिए। 1 1 आ गया या 1 2 आ गया तो वह हाइड्रोजन में चला जाएगा, 2 4 आ गया तो वह हीलियम में चला जाएगा। सही है, 1 0 आ गया तो उसको बीटा कर देना। ठीक है, देखो 2 4 हीलियम के लिए है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। माइनस की कहानी देखो क्या है, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया गया है, तो 6, अगर नीचे देखें 6 इज इक्वल टू समथिंग गामा, ये हमें नहीं मालूम, यही हमें निकालना है। तो यहाँ पे ए मान लो, ऊपर बी मान लो, ऊपर भी नीचे ए मान लो, यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। ठीक है ना, इस तरह देखो ये -1, तो आप इक्वेट करना, आंसर देख लेना कितना आ रहा है, कर लोगे ना चेन रिएक्शन। तो इस तरह न्यूक्लियर रिएक्शन निकाल सकते हो। बाइंडिंग एनर्जी कर्व याद रखो, यहाँ पे दिखाना है आपको मास नंबर, यहाँ पे दिखाना है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियन इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखना। यहाँ पे देना है 20-20 गैप, यहाँ दे दो 1 का गैप, और फिर डायग्राम बना लेना। यहाँ पे अराउंड 234 या तो 38 में आगे यूरेनियम, 234 भी कर सकते हो यूरेनियम। फिर यहाँ पर 1 पे लिख देना हाइड्रोजन, फिर लिथियम, ठीक है, फिर तुम्हारा आयरन, इस तरीके से आप दिखा देना। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट एनर्जी इन MeV ऑफ ए यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, और कैलकुलेट एनर्जी इक्विवेलेंट इन 1/12 ऑफ द मास ऑफ। ठीक है यार, वही बात है जो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि 1 जो एटॉमिक मास होता है या एटॉमिक यूनिट होती है, वो मास ऑफ कार्बन ऑफ 12 एटम अपॉन 12 ये होता है। ठीक है ना, तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम आएगा। फिर इसके बाद जो भी मास आया है, अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो बाइंडिंग एनर्जी अभी तो मैंने बताया क्या, डेल्टा इज इक्वल डेल्टा एम बाई सी। इसका डेल्टा एम कितना आ गया, हमें किसका एनर्जी निकालनी है, इस मास यूनिट की एनर्जी निकालनी है। यूनिट है हमारे पास जो हम लोग यूज़ करते हैं न्यूक्लियन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के वजन को बताने के लिए, इतनी होती है ना 1U। इसके बाद इसके तुम्हें क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है, दैट इज mc²। तो ये रखना इंटू c² करके सिंप्लीफाई कर देना। बाद में इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना, डिवाइड बाई वॉट करके, डिवाइड बाई 1.3 इंटू 10⁻⁻19 करके। उसके बाद मिलियन में भी ले जाना, मिलियन का डिवाइड वापस 10⁻6 डिवाइड बाई 10⁻6 करना। पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना, फिर से करना क्या, डिवाइड बाई 10⁻6, तो मिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैंने एक्सप्लेन किया इसको। नेक्स्ट, you are given 2 nuclides, that is 3x7 and then 3y4, are the isotope of the isotope है क्या, isotope मतलब सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर नीचे है, हाँ तो सेम हो रहे ना। ठीक है, सेम जेड है। विच वन ऑफ द टू इज लाइकली टू बी मोर स्टेबल, मोर स्टेबिलिटी किसके पास है, तो 3 4 के पास ज़्यादा स्टेबिलिटी है। इट हैज़ लेस न्यूट्रॉन पर 2 प्रोटॉन रेशियो, मतलब भाई स्टेबिलिटी किसके पास ज़्यादा रहेगी, जिसके पास जो इसका छोटा न्यूक्लियस है। बड़े में तो बड़ा बाइंडिंग एनर्जी चाहिए होती है, तो छोटा न्यूक्लियस यही है
4 ही है, इसमें 7 है ना, न्यूक्लॉन्स इसके 7 है, इसके न्यूक्लॉन्स 4 है सिर्फ। न्यूक्लॉन मतलब प्रोटॉन प्लस। तो कितने मतलब लॉजिकल चैप्टर जो पढ़ाया था बिल्कुल वैसे ही से निकले जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर हम लोग बना रहे हैं। इज इट पॉसिबल टू एक्सेलरेट न्यूट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड? नो, बिकॉज न्यूट्रॉन के बाद तो चार्ज ही नहीं है, चार्ज नहीं है तो वो एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द बेरिलियम दैट इज बी इज दिस मच। व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन? पर न्यूक्लॉन का मैंने बताया डिवाइड बाई ए कर देना, टोटल एनर्जी से डिवाइड बाई ए कर दो टोटल एनर्जी से, या हाफ एम सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। लेकिन हाफ एम सी स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि एनर्जी में डायरेक्ट तौर पे दी गई है। तो 60.3। अब इसका ये कितना है, एटॉमिक मास 9 है, टोटल 9 लोग हैं ना, तो डिवाइड बाई 9 कर दो भाई। पर न्यूक्लॉन चाहिए था तुम्हें, तो ये 60.3 9 लोगों का दिया हुआ था, ठीक है, तो डिवाइड बाई 9 कर देना। What are called the two atoms whose nuclei contain same number of nucleons? Same number न्यूक्लॉन के सेम नंबर, बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर अलग अलग हो, तो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद कर लेना, द एटम सेम मास नंबर आइजो बार, ठीक है ना, सेम मास नंबर बट डिफरेंट आइजो बार। व्हाट डू दिस रिप्रेजेंट? भाई ये बता रहे हैं कि ये क्या है, आइसोटोप है 1717। हाँ ठीक है सर, आगे पढ़िए, हम लोग पढ़ चुके क्लास 7 से पढ़ता है। सिलेक्ट द पेयर्स ऑफ आइसोटोन। अब आइसोटोन का मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन माइनस जिसके क्या सेम हो, न्यूट्रॉन मतलब माइनस करने में सेम आंसर है, सही ना। एटॉमिक नंबर माइनस करना पड़ेगा, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर ए माइनस जेड सेम आए, तो 12 माइनस 24 इसका 12 आ रहा है, 1 माइनस 3 इसका माइनस 2 आ रहा है, सॉरी 24 12 इसका 12 आ रहा है, 3 माइनस 1 इसका 2 आ रहा है, 4 माइनस 2 इसका भी 2, ये दोनों सेम हो गए, 23 ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, ओके। जोड़ी बन गई, ये देखो सही है। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट दी पेयर्स ऑफ आइसोबार आइसोटोन। यार बार बार वही बताना पड़ेगा क्या, नहीं ना। राइट एनी 5 प्रॉपर्टी न्यूक्लियर फोर्सेज, यार 5 प्रॉपर्टी याद कर लेना यार, ठीक है ना। क्या होते हैं, एक तो शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, याद रखना, लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं होते, दे नॉट लाइक ग्रेविटी टाइप फोर्स। ग्रेविटी फोर्स जो होता है लॉन्ग टर्म होता है। डू नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स, चार्ज में कहाँ डिपेंड है, ठीक है ना, हीट नहीं, इनका बाइंडिंग एनर्जी होती है। न्यूक्लियर फोर्सेस शो saturation effect, that is nucleon interact only with its neighboring nucleon. Nuclear forces has spin dependent character, spin होते हैं। Nuclear forces are exchange force, nuclear force arises due to exchange of meson between two nucleons, दो न्यूक्लियॉन के बीच में भी एक्सचेंज होता है। Two nuclei have mass number in the ratio of this much, 8:125. What is the ratio of the nuclear radii? ठीक है, तो भाई जिसका जितना बड़ा रेडियस होगा उसका उतना बड़ा एटॉमिक नंबर होगा, ये चीज़ याद रखो, मतलब रेडियस का एटॉमिक नंबर का डायरेक्ट रिलेशन है। हमने वही किया, R1/R2 जो A1/A2 का पावर 1/3 याद रखना फॉर्मूला, किसका, न्यूक्लियर रेडियस का फॉर्मूला है। तो A1/A2 कितना दिया हुआ है, मास नंबर इन द रेशियो 8:125, तो ठीक है 8/125। भाई जिसका जितना बड़ा मास नंबर होगा, मतलब जिसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन जितने न्यूट्रॉन होंगे वो साइज ही बड़ा होगा, उसका रेडियस ही बड़ा होगा। तो वही दिया R1/R2 A1/A2, R1 का A1 से डायरेक्ट, R2 का A2 से डायरेक्ट की पावर 1/3। तो A1 और A2 का रेशियो दिया हुआ A1/A2 8/125 की पावर 1/3। इसको यार एक्सपोनेंट बताना पड़ेगा क्लास 7 का, नहीं ना, कि 2/5 की पावर 3 करो और 3 रिड्यूस करो, नहीं बताना पड़ेगा। टू न्यूक्लियई हैव मास नंबर इन द रेशियो ऑफ दिस, अभी तो बताया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर
तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? न्यूक्लियर डेंसिटीज की बात हो रही है, ठीक है भाई। ऊपर क्या बात हो रही थी? रेडियस की बात हो रही थी। तो डेंसिटी भाई, ज़्यादा लोग हैं कम लोग हैं, इससे डेंसिटी में ज़रूरी नहीं फर्क पड़े। डेंसिटी में ज़रूरी नहीं है कि फर्क पड़े। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पर एक एरिया में है इतने लोग रह रहे हैं, 4 लोग हैं, और एक बड़ा एरिया है, इसमें कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। अब डेंसिटी तो लगभग वैसी लग रही है, दोनों उतने उतने क्लोज हुए। तो अगर यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं तो एरिया बड़ा है। तो ये नहीं कि ज़्यादा लोग हैं तो डेंसिटी ज़्यादा ही है, ऐसा नहीं है। ज़्यादा लोग हैं तो एरिया भी बड़ा कर दिया हमने, हमारे मकान वैसे ही दूर दूर हैं। तो काइंड ऑफ यहाँ से समझ सकते हो इस तरह कि हाँ ठीक है, तुम्हारा मास नंबर 1 का डबल 2 हो गया है, हो सकता है उसका रेडियस भी बड़ा हो गया हो, एरिया बड़ा हो गया हो। तो डेंसिटी इंडिपेंडेंट है कुल मिलाकर। और समझा भी दिया कैसे। हाउ द साइज ऑफ द न्यूक्लियर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। लेकिन बड़ा होता है ना, देखो ना यहाँ अभी तो ऊपर दिया है, इसका रेडियस बड़ा, देखो उसका जिसका एटॉमिक मास बड़ा, मास नंबर, उसका देखो रेडियस भी बड़ा, रेडियस बड़ा मतलब वही एरिया बड़ा होगा। तो डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, ये चीज़ याद रखने वाली थी। हाउ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन, एक्सपेरिमेंटली कैसे हुआ, एक्सपेरिमेंट पढ़ लेना अप्रोच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्या देखती है तुम ऐसे बीच बीच में? आगे के पेज देखोगी, खुफियापंती बहुत है, जासूसी। अपने पेज छोड़ तो नहीं दिया? आगे से विद रेफरेंस, देखो नाम तुम्हारा नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आवाज नहीं निकालो, पहचान लेंगे लोग ना आवाज तुम्हारी, दिखाते नहीं है। विद रेफरेंस भाई हमारा चैनल है ना पब्लिक नहीं है अभी, इसलिए ज़्यादा व्यूज नहीं आते हैं। पब्लिक करेंगे तब की तब देखेंगे, तो इसीलिए थोड़ा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। विद रेफरेंस टू न्यूक्लियर, बच्चे देखेंगे वो भी तो बोर होंगे ना। विद रेफरेंस टू न्यूक्लियर फिजिक्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय आइसोटोप। यार बता देना यार, ठीक है बता देंगे, बता देना, ऐसे बता जाना। डिफाइन वंजू पूछा है तो वंजू का मतलब भी बता देना, ये कई बार बता चुके हैं, कार्बन से। अरे सर मेरे पैर आपने जूते मार। स्टेट द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज। प्रॉपर्टीज तो एक ना कि अभी देखा है हमने, स्ट्रॉन्ग लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं, शॉर्ट रेंज होते हैं। 10⁻15 याद रखना, ठीक है ना। न्यूक्लियर फोर्सेज आर चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। डेंसिटीज पर भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। और डेंसिटीज निकालनी है तो मास अपॉन वॉल्यूम करके तुम निकाल सकते हो डेंसिटीज की। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ठीक है। मास डाला हमने ए मतलब टोटल नंबर ऑफ जितने लोग बैठे हुए न्यूक्लॉन्स, वो ए हो गया, और ये एक उसका मास है, ठीक है, अपॉन ये वॉल्यूम। तो ये हो गया ओवरऑल, ऊपर हो गया मास इन टोटल इनटू ए किया ना, ये मतलब टोटल न्यूक्लॉन्स अपॉन वॉल्यूम। तो इसको सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट इज डेंसिटी। ठीक है, तो यहां से यही प्रूफ हुआ है कि डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और स्किप, ये क्वेश्चन शायद इस तरह से स्किप हुआ था शॉर्ट से। व्हाट इज मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये एग्जाम में आते हैं बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। पहले तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला मार देना है पर न्यूक्लियन का। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एम सी स्क्वायर बाई ए, पर न्यूक्लियन का है। अगर ए नहीं लगाएंगे तो जस्ट बाइंडिंग एनर्जी होगी। अब इसी फॉर्मूले को तुमने क्या किया, वर्ड में लिख दिया। ये कोई पिक्चर तुमने देखी,
पिक्चर वर्ड में लिख दिया तुमने, ऐसे बनी है, इतनी प्यारी लग रही, बाल इसके आगे की तरफ है, घुंघराले बाल है, तो इस फॉर्मूले को तुम क्या कर दोगे, लिख दोगे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मीन द एनर्जी विद विच न्यूक्लियन इज बाउंड विद द न्यूक्लियस। हाँ, इट ऑल्सो मीन द एनर्जी कंट्रीब्यूटेड बाय एवरी न्यूक्लियन अपॉन एवरी न्यूक्लियन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। खत्म हो गई बात। तो इस तरीके से बातें थी। बाकी यार डायग्राम तो कई बार बता चुके हैं। इसके बाद देखो कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो जैसे कुछ वैल्यूज याद रखो। 1 mg इज इक्वल टू दिस मच वॉट मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये सब चीज़ें याद रखना है, ठीक है ना। न्यूट्रॉन निकालना है तो नंबर ऑफ a माइनस जेड कर दो, ठीक है ना। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस क्या होता है, r इज इक्वल आर नॉट ए की पावर 1/3। रेडियस ये सीधा फॉर्मूला है, ठीक है ना, न्यूक्लियस का। और वेयर आर नॉट, जहाँ पे आर नॉट की वैल्यू क्या होती है 1.2 इंटू 10 की पावर -15, ठीक है। उसमें क्यों नहीं यूज़ की थी, वो रेशियो में था ना, तो वो तो सिर्फ रेशियो निकालना था, इसीलिए आर की फाइनल वैल्यू नहीं निकाली थी। फिर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर दिस मच। फिर ये सारे फॉर्मूले हैं, चलो फटाफट न्यूमेरिकल में आएंगे, तेज़ी से कर लेंगे, ईजी होते हैं। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन MeV, द मास ऑफ द प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल दिस, ठीक है। प्रोटॉन का ये है, न्यूट्रॉन का ये, अल्फा पार्टिकल क्या है, और हमें निकालना क्या है, हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल हीलियम हुआ, दैट इज द मास नंबर इज 4 एंड द एटॉमिक नंबर इज 2। तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। भाई ये सब क्यों कर रहे हैं, हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। बाइंडिंग एनर्जी के लिए हमें टोटल मास चाहिए, है ना, टोटल मास चाहिए ना, mc स्क्वायर डेल्टा mc स्क्वायर बाई, नहीं सॉर्ट नॉट बाई, पर नहीं निकालना, जस्ट बाइंडिंग एनर्जी। तो डेल्टा m कैसे निकलेगा, डेल्टा m कैसे निकलेगा, जब टोटल m में से अलग अलग वाले m में से टोटल m माइनस करेंगे, एक बार में माइनस करेंगे। तो अलग अलग m तो डायरेक्ट निकाल लो यार। मास ऑफ 2 प्रोटॉन 2 इंटू प्रोटॉन का मास इतना होता है ना 1.this, ओके। ये चीज़ याद रखना यार, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, ये तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। किसमें, एटॉमिक यूनिट में, नॉट किलोग्राम में, एटॉमिक यूनिट में। प्रोटॉन का इतना मास है, न्यूट्रॉन का इतना मास है एंड इलेक्ट्रॉन का इतना मास है। तो बस 2 लोग हैं, मल्टीप्लाई कर दो, मास ये है, ये मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को प्लस करके ये आ गया। बता रहे ना, दोनों को प्लस करके ये आ गया, यानी कि जब हम अलग अलग वजन कर रहे हैं, जब हम अलग अलग वजन कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, लेकिन जब एक बार में वजन कर रहे थे, देखो अल्फा, देखो प्रोटॉन का ये दिया ही हुआ है, न्यूट्रॉन का ये और अल्फा का ये। तो भाई यार ध्यान रखना, अच्छा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मतलब ही तो अल्फा ही तो हुआ, है कि नहीं। 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन का मतलब ही तो जब वो अल्फा बन रहा है तब तो वजन इतना आ रहा है, लेकिन 2 न्यूट्रॉन को अलग 2 प्रोटॉन को अलग वजन किया तब तो वजन इतना आ रहा है, मतलब ज़्यादा आ रहा था। तो ज़्यादा में से कम वाला माइनस कर लो, वो हो जाएगा डेल्टा एम। डेल्टा एम आ गया, फिर बाद में एनर्जी दी, हाँ डेल्टा एम सी स्क्वायर मार देना, तो बाइंडिंग एनर्जी भी आ जाएगा। तो बाद में मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलने में क्या दिक्कत है, एक बार डिवाइड बाई करो 1.6 इंटू 10 की पावर सी 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो बाद में हमें अभी काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी एनर्जी आएगी जूल में आएगी। और एक एक बार में सिंप्लीफाई मत करने जाओ, क्योंकि बाद में वजन नहीं, हाँ हाँ भाई ये माइनस करके निकाले ना, अलग अलग वजन इतना था। और ये हमने चेक किया यार, ये तो अल्फा जैसा लग रहा है, हाँ यार अल्फा है, और अल्फा का ये दिया हुआ ये कम है, तो ज़्यादा में से कम डेल्टा एम आ गया। अब डेल्टा एम कितना आया, डेल्टा एम 0.03039 0.0309 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर, यही था, इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको किसमें बदलना है, एक तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस अब ये सिंप्लीफाई मत करो, यहीं पर कर लो, डिवाइड 1.6 इंटू 10 की पावर -19, एक बार और डिवाइड करो, मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम, डिवाइड ही कर रहे हैं, 10 की पावर 6, तो जो भी आंसर आएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। 10 की पावर 6 भी डिवाइड कर दिए ना, और एक बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, तो फाइनली यार फिर तो बड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, फिर काफ़ी सारे पावर आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट, कैलकुलेट मास डिफेक्ट ऑफ हीलियम
दैट इज 4 2। न्यूक्लियस मास डिफेक्ट पता करना है हीलियम का, दिया हुआ है प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का अलग अलग निकालना, अलग अलग में इतना वजन है, और हीलियम का तो दिया ही हुआ है, तो माइनस कितने सेम है यार, ठीक है ना, डेल्टा एम ही निकालना था इसमें, तो बाइंडिंग एनर्जी, हाँ ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेना बाद में, तो सेम ही है यार ये तो, डेल्टा ई है ना, हाँ तो सेम था कुल मिला के, ऊपर नीचे क्वेश्चन सेम ही है। सेम ही आंसर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में, ए हैवी न्यूक्लियस एक्स ऑफ मास नंबर दिस 240 दिया हुआ है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये दियो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो दिया ही हुआ है तुम्हें, है ना, इज स्प्लिट इनटू 2 नियरली इक्वल फ्रैगमेंट वाई एंड जेड, एक्स टूट के क्या बन गया, वाई और जेड बन गया, जिसका एक का मास नंबर इतना है और एक का मास नंबर इतना, मिला के 240 हो रहा है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ईच वन ऑफ दिस न्यूक्लियाई इज 8.5, इसका भी बाइंडिंग, इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका भी 8.5 MeV है, चलो अच्छी बात है। कैलकुलेट द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ईच न्यूक्लियर एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड यानी एक्स का तो यही हुआ था, ठीक है, बाद में दोनों को फिर उसके बाद है द एनर्जी क्यू रिलीज पर फिजन इन MEV। देखो क्वेश्चन क्या है कि तुम्हें ओवरऑल तुम्हें एनर्जी दिया हुआ था एक्स का, कितना दिया था 7.6, देखो यहां ध्यान रखो जरा, पर न्यूक्लॉन इतना है, पर न्यूक्लॉन, ओके, ये भी सबका पर न्यूक्लॉन दिया हुआ, ठीक है, तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए उसके मास नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, उसके एटॉमिक मास से, नॉट मास नंबर, एटॉमिक मास से, तो एक न्यूक्लॉन की इतनी एनर्जी थी, तो 240 कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, दिस इज फॉर एक्स, ओके, दिस इज फॉर एक्स। द बाइंडिंग एनर्जी, अब वाई जेड का देख लो, 110 था मास नंबर, एटॉमिक मास, और एक का इतना था, तो ये हो जाएगी तुम्हारी टोटल एनर्जी ऑफ वाई की। इसी तरह यहां से टोटल एनर्जी ऑफ जेड हो जाएगी, करेक्ट है, सही है। बाद में हमें बोला गया है कि एनर्जी रिलीज पर फिजन इज, कितना दिया हुआ है देखो, अलग अलग हमने किया तो इतना था, है ना, जब एक्स वाई और जेड में स्प्लिट हुआ था तो इतनी एनर्जी थी, ठीक है, लेकिन ओवरऑल कितनी एनर्जी थी 935 प्लस 1105, ये एनर्जी किसकी थी, वाई और जेड की, जब एक्स टूटा, और एक्स में जब इन दोनों प्लस किया तो ये ज्यादा आ रहा था, और जस्ट ओनली एक्स था ये, तब कितनी थी 1824, यानी कि 216 एनर्जी लग गई, 216 माइनस करने के बाद, सो एनर्जी रिलीज पर फिजन इज टोटल एनर्जी जो टुकड़ों टुकड़ों में थी माइनस ओवरऑल जो एक्स के पास एनर्जी थी, भाई एक्स के पास इतनी एनर्जी थी, ठीक है, इतनी, जब वो ब्रेक हुआ तो देखो एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई, दोनों मिला के ज़्यादा हो रहा था, 935 फॉर एक्स, 1104 फॉर वाई, 935 फॉर वाई एंड 1105 फॉर जेड, तो दोनों को मिला के और ओवरऑल एक्स से माइनस के, तो 216 का फर्क आ गया, 216 का फर्क आ गया कि यार इतनी एनर्जी फिजन में तुम्हारी बाइंडिंग थी, मतलब वो जो, भाई समझो जरा कॉन्सेप्ट समझो, एक्स से ही वाई जेड बने, एक्स से ही वाई, एक इजी लैंग्वेज बता रहे, एक्स से ही कौन कौन बने, वाई और जेड, लेकिन एक्स की एनर्जी कितनी थी, समझो एक्स के पास थी 100, वाई के पास कितनी थी 60 थी, जेड के पास कितनी थी 50 थी, जब टूट के अलग अलग देखा, अरे यार 110 है, लेकिन जब ये एक थे तो 100 ही थी, क्यों, क्योंकि जब ये एक हुए थे, इनको एक करने के लिए, इनको इकट्ठा रखने के लिए एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी,
यानी 60 + 50 10 जो आ रहा है डिफरेंस, यानी अगर वापस इसको x बनाएंगे तो 10 एनर्जी तुम्हारी खर्चा लगेगी उसको बाइंड रखने में एट इट, मतलब एवरी टाइम, ऑल द टाइम 10 एनर्जी तुम्हें लगेगी वाई और जेड को बांधने में रखने में। खुले हैं तो ज़्यादा एनर्जी, लेकिन बांध के उनको चिपका के बांध के रखेंगे। भाई तुम खुद ही सोचो ना, प्रोटॉन प्रोटॉन तो आपस में बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, आपस में तो दूर भागना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव से दूर भागते हैं, तो भी क्यों नजदीक है ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट था कि सिर्फ एक्स था तो एनर्जी कम थी, जब अलग अलग की एनर्जी ज़्यादा हो गई, यानी एक्स में एनर्जी कम की हुई, जब दोनों को बांधा तो कुछ एनर्जी हमारी लगी, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हीलियम इज दिस मच मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ मास डिफेक्ट फॉर हीलियम। यार बार बार बताना पड़ रहा है। देखो बाइंडिंग एनर्जी, भाई बाइंडिंग एनर्जी पर वाले का कॉन्सेप्ट क्या था, पर वाले का ये था हाफ mc² कह लो, अगर नहीं तो पूरा पूरा एनर्जी दी हुई है, हाफ mc², यही फॉर्मूला है ना, डिवाइड बाई ए। भाई इधर हाफ mc² का तो पूरा दिया ही हुआ है ना आंसर, तुम्हें थोड़ा हाफ mc² निकालना है, तुम्हें एनर्जी तुम्हें दी हुई है मिलियन, तो 7 दिया हुआ था, 7 डिवाइड बाई 4 कर लेंगे, 7 पर न्यूक्लियन दिया हुआ था, 7 इंटू, देखो ये पर न्यूक्लियन है, टोटल एनर्जी नहीं है, तो यहाँ तो 74 करना पड़ेगा, 4 लोग हैं ना, एक की इतनी एनर्जी है, 4 की 74, डिवाइड बाई पर की निकालनी है, मास डिफेक्ट, वो फाइंड द वैल्यू ऑफ मास डिफेक्ट, तो मास डिफेक्ट निकालना है, तुम्हें डेल्टा एम निकालना है, तो तुम्हें डेल्टा एम निकालना है, तो डेल्टा एम से तुम्हें इसको खोलना ही पड़ेगा। तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है 7 इंटू 4, ये आंसर दिया हुआ था एक्चुअली, है ना, देखो ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब जो फॉर्मूला था, फॉर्मूले के हिसाब से तुम्हें ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन, ठीक है, लेकिन इसको तुम्हें बदलना पड़ेगा किसमें, भाई तुम्हें डेल्टा एम निकालना है, लाओ यार पेज लाओ। एक्चुअली में तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ था, ठीक है ना, कितना 7 दिया था, भाई फॉर्मूला क्या है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mc² है, ठीक है ना, लेकिन सॉरी डेल्टा mc², डेल्टा mc² है, रुको तो, अगर हम पर की बात कर रहे हैं, पर के लिए क्या डिवाइड बाई ए करोगे, लेकिन अगर हमें डेल्टा एम निकालना है, फाइनल मास डिफेक्ट फॉर हीलियम, हमें पर का डेल्टा एम नहीं निकालना है, डेल्टा एम तो ओवरऑल ही निकलता है, पर का कोई लॉजिक ही नहीं है, डेल्टा एम के लिए पर का कोई लॉजिक है क्या, नहीं, क्योंकि साथ में मिलाएंगे तभी तो डेल्टा एम आएगा, अलग अलग थोड़ी डेल्टा एम आएगा, अलग अलग वजन ज़्यादा आ रहा था, साथ में मिला तो वजन कम आ रहा था, तो यानी कि साथ में रखना पड़ेगा कुल मिला के। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी, तो इसको तो ओवरऑल कर लो, अब 7 इंटू 4 कर लो, 4 लोग थे, एक कितनी थी, इंटू 4 28 इज इक्वल टू डेल्टा एम, डेल्टा एम की बात बोला सभी की बात हो गई, ठीक है ना, इंटू c², करेक्ट। तो भाई यहाँ पे गलती क्या हो रही मालूम है, सी जो तुम लोग किस में लोगे, मीटर पर सेकेंड में लोगे, यानी कि एसआई यूनिट में, और ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जब हम लोग बार बार जूल से मिलियन इलेक्ट्रॉन में डिवाइड क्या कर रहे थे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वापस डिवाइड में ही 10⁻6, पहले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मिलियन में बदला, अब इसी को उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लाई 7 इंटू 4 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻90 मल्टीप्लाई 10⁻6 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा, डेल्टा एम यहाँ से निकाल सकते हो, सही है। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ वैसे ही किया होगा, तो देख लेना, यहाँ पे यू में लिया हुआ है 1 mg 930 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर घूम फिर के वही आएगा, क्योंकि 931 ओवरऑल आ ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे तुम कैलकुलेट करते हो ना इसका, वो 931 ही आता है, इन सब का कैलकुलेशन, इन सब का कैलकुलेशन क्या आता है, 931 ही आता है, ये हमने पहले भी देख लिया था, तो 930 याद है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस 816 फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो।
मास ऑफ द प्रोटॉन ये, मास ऑफ द न्यूट्रॉन ये, ठीक है, मास ऑफ द ऑक्सीजन ये, मतलब इन दोनों को मिलाकर जब हम ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले टोटल हमें निकालना है कि बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। भाई बाइंडिंग एनर्जी के लिए व्हाट वी वांट, बाइंडिंग पर तो नहीं है, पर नहीं, चलो रहा, तो डेल्टा एम सी स्क्वायर। यार डेल्टा एम कैसे आएगा, बस डेल्टा एम निकालना है, बस सी स्क्वायर तो मालूम ही है हमें। तो डेल्टा एम कैसे आएगा, अलग अलग से एम माइनस ओवरऑल से जो एम आ रहा है, ओवरऑल से जो एम आ रहा है, और अलग अलग से सारे को प्लस प्लस करके एम जो है। अब देखो ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, सब मिलाकर ही तो क्या बनेगा, न्यूक्लियस, पूरा न्यूक्लियस बनेगा ना। तो सबका मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो अब अलग अलग का मास मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ऑक्सीजन में कितने ये हैं प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन है, तो यानी प्रोटॉन में इंटू 8 कर दो, करेक्ट। तो प्रोटॉन का मास आ जाएगा यहाँ पर, ओके। अच्छा ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितने हैं, ए माइनस जेड, 8 ही है, तो इंटू 8 फिर कर दो। तो यहाँ पर प्रोटॉन का मास, यहाँ पे टोटल न्यूट्रॉन, दोनों को प्लस करके ओवरऑल मास आ जाएगा, ओवरऑल मास आ जाएगा। तो ओवरऑल मास आ गया। अच्छा मतलब ओवरऑल से मतलब है कि अलग अलग करने पर टोटल मास आ जाएगा, अलग अलग लेने पे। लेकिन जब वो ऑक्सीजन बन गया तब मास कितना आ रहा था, 15। तो इस वाले मास से इसको माइनस कर देना, तो मास डिफेक्ट आ जाए, डेल्टा एम आ जाएगा। बाद में सी स्क्वायर करना, अगर हमें आंसर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखाना है तो डिवाइड बाई वो सारी चीज़ें कर देना। हाँ तो ये एक चीज़ याद रखो ना फिर इन शॉर्ट, जैसे बी है तुम्हें डिवाइड बाई वो सबसे बचना है, तो सी की जगह 931 लगा देना, तो आंसर जो भी आएगा MEV में आ जाएगा। सी के क्या लिखना, इंटू 931, इंटू 931, तो वो मिलियन में ही आ जाएगा। इतनी झंझटबाजी डिवाइड वो सब करने की जरूरत नहीं है, इंटू 931 कर देना। और सी कुछ लिखे, वो सी वो जो डिवाइड करके फाइनल जो सब कुछ आ रहा था ना वो 931 ही था। अच्छा वो जो नहीं मिलियन तक पहुंच रहे थे हम लोग, वो 931 ही था ओवरऑल। सी के साथ हाँ इंटू करना है, वापस इसको जूल में बदलना है अगर, तो वापस तुम किसमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें डिवाइड बाई 931 कर देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मिलियन में बदलना है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो डेल्टा एम को मल्टीप्लाई कर लेना उसमें 931 से, तो सी स्क्वायर डायरेक्ट 931 लिख देना, तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा वो। वापस वही है कहानी, ठीक है। और ये चैप्टर में मैंने स्टैटिक बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी बेस पर ही मोस्टली क्वेश्चन है ये, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, काफ़ी सारे मैंने करा दिए हैं। चेन रिएक्शन ही बता दिया है, जैसे देखो यहाँ पे चेन रिएक्शन एक दिया हुआ है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इन अ सर्टेन स्टार 3 अल्फा पार्टिकल्स अंडरगो फ्यूजन बेस पर है, इन ए सिंगल रिएक्शन ऑफ दिस कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन दिस रिएक्शन। जब फ्यूजन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब फिजन होता है तो एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है अलग अलग में, वापस अलग अलग होते हैं, क्योंकि पहले तो बाइंडिंग एनर्जी बांध के रखा हुआ था, खुल गया, तो जब हमने एनर्जी देखी तब ज़्यादा एनर्जी आ रही थी, अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था हमने। अब यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, हीलियम का दिया हुआ है और कार्बन का भी मास दिया हुआ है, तो 3, अब देखो अगर ऐसे आ जाए 3 4 2, तो इसका मतलब मालूम क्या होता है, 3 एलिमेंट है हीलियम के, 3 इंटू 6 यहाँ हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 ऊपर हो जाएगा, याद रखना यार। चेन रिएक्शन वाला क्वेश्चन शायद था नहीं क्या, क्वेश्चन था नहीं इत्तेफाक से। तो अगर ऐसे आ जाए नंबर ऑफ मोल अलग से आ जाए या एलिमेंट अलग से आ जाए, तो 3 इंटू 2 6 लेंगे, इसे 3 इंटू 4 12 लेंगे, याद रखना। तो 6 और ये इस तरह फिर बाद में कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर 6 है इज इक्वल टू 6 प्लस समथिंग, तो 360 हो रहा है क्या, निकालना है क्या है, चलो। तो हमें निकालना था एनर्जी वाला, मतलब बाइंडिंग एनर्जी या एनर्जी रिलीज निकालना था, अलग अलग का मास देखना और ओवरऑल मास तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है ना, वो देख लेना, बाद में अलग अलग से ओवरऑल से माइनस कर देना तो मास डिफेक्ट आ जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई कर देना 931 से, तो 931 मल्टीप्लाई करोगे 931 से, तो एनर्जी वो रिलीज कह दो उसे, करेक्ट। अब की बार ये वाला ज़्यादा आ जाएगा, ओवरऑल वाला ज़्यादा आ जाएगा, अलग अलग वाला अब की बार ओवरऑल ज़्यादा रहेगा, अलग अलग वाला कम रहेगा, बस यही कहानी है।
हाँ तो मैं चैन रिएक्शन का बता रहे थे। ये वाले तो चैन रिएक्शन नहीं है ये, वही है ये टोटल एनर्जी कैसे रिलीज अलग वाली कैसे है। है? ठीक है, तो चलो ये न्यूक्लियर के लिए इतना फिलहाल काफ़ी लग रहा है। बाद में जब हम लोग सेकेंड स्टेज में जाएंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे।